सिमिलरली, ठीक है, ओके। लेकिन ऐसा नहीं होता। व्हेन यू मूव फ्रॉम लिथियम टू बेरिलियम इंक्रीज करती है, लेकिन जब आप बेरिलियम से बोरॉन की तरफ जाते हैं तो इंक्रीज नहीं करती, डिक्रीज करती। बेरिलियम की बोरॉन से ज्यादा होती है। क्या वो? अब आ रही है आवाज? यस मैम। ठीक है, बेरिलियम से बोरॉन की तरफ जाते हैं तो इंक्रीज करेगी, ठीक है, ये नाइट्रोजन की इंक्रीज करेगी। लेकिन जब आप नाइट्रोजन से ऑक्सीजन की तरफ जाएंगे तो नाइट्रोजन की ज्यादा होती है ऑक्सीजन से, ठीक है, फिर इंक्रीज करेगी और इंक्रीज करेगी, ठीक है। तो आप ये देखिए, बताइए, ये आप देखिए, ये एक्सेप्शन है, बेरिलियम की बोरॉन से ज्यादा क्यों है और नाइट्रोजन की ऑक्सीजन से ज्यादा क्यों है। सेम ट्रेंड आपको थर्ड पीरियड और कॉन्जिक्यूटिव पीरियड में मिलेगा, ठीक है। आप देखिए कहाँ क्यों आएगा, इन दोनों को कैसे एक्सप्लेन करेंगे, बेरिलियम की बोरॉन से ज्यादा क्यों है? बिकॉज मैम बेरिलियम की फुलफिल्ड है, एस सब शेल फुलफिल्ड है। एक तो ए एस फुलफिल्ड है, दूसरा यहाँ इलेक्ट्रॉन आप एस से निकाल रहे हैं, यहाँ इलेक्ट्रॉन आपको पी से निकालना है, ठीक है। इसीलिए बेरिलियम की ज्यादा होती है। नाइट्रोजन की ऑक्सीजन से ज्यादा क्यों होती है? क्योंकि स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन से आप निकाल रहे हैं, ठीक है, इसलिए नाइट्रोजन की ऑक्सीजन से ज्यादा होती है, ठीक है, ओके। इसी तरीके का आपको थर्ड पीरियड में भी आपको मिलेगा, यही सेम ट्रेंड, जो ग्रुप में इसी सेम ग्रुप में आएंगे तो ये वो भी यही ट्रेंड शो करेंगे। अगर वेरिएशन इन अ ग्रुप, ठीक है, तो जनरली जब आप ग्रुप, यू आर मूविंग डाउन द ग्रुप, ठीक है, क्योंकि आपका साइज बढ़ रहा है, ठीक है, जब आप ग्रुप में नीचे जाते हैं तो क्या होता है, साइज बढ़ता है, ठीक है, न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ता है और इनर इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ते हैं, ठीक है। तो आपका क्या है, न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ रहा है, लेकिन ये जो दो फैक्टर्स आपके बढ़ रहे हैं, साइज बढ़ रहा है और इनर इलेक्ट्रॉन्स जो स्क्रीन करेंगे वो भी बढ़ रहे हैं, तो ये दोनों इफेक्ट न्यूक्लियर चार्ज के इफेक्ट पर डोमिनेट करते हैं, ठीक है। तो इन दोनों का इफेक्ट ज्यादा आएगा, ये डिटरमाइन करेगा कि आयनाइजेशन एनर्जी क्या कैसे वेरी करेगी, ठीक है। तो इन दोनों की वजह से क्या होगा, जब साइज बढ़ता है, इनर इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं, तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, आयनाइजेशन एनर्जी घटती है, डिक्रीज, ठीक है। सो व्हेन यू आर मूविंग डाउन द ग्रुप द आयनाइजेशन एनर्जी इट डिक्रीजेस, ठीक है, ये जनरल ट्रेंड है। लेकिन इसमें भी एक्सेप्शंस देखने को मिलते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल आपके अगर हम ग्रुप 13 एलिमेंट्स को देखें, बोरॉन, हाँ, एट 800 है ये, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू से बता रही हूँ, कोई याद बात करने की जरूरत नहीं, समझाने के लिए बता रही हूँ। नाउ सी, जब आप बोरॉन से एल्यूमिनियम की तरफ जा रहे हैं, जो आयनाइजेशन एनर्जी अच्छी खासी डिक्रीज हो रही है एज एक्सपेक्टेड, क्योंकि व्हेन यू मूव डाउन द ग्रुप इट डिक्रीजेस, ठीक है। लेकिन जब आप एल्यूमिनियम से गैलियम की तरफ आ रहे हैं, आप देखिए स्लाइट इंक्रीज यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। अगेन जब आप गैलियम से इंडियम की तरफ जा रहे हैं, सो देयर इज अ डिक्रीज इन द आयनाइजेशन एनर्जी। लेकिन व्हेन यू आर मूविंग फ्रॉम इंडियम टू थैलियम, अगेन देयर इज अ इंक्रीज। तो ये ऑसिलेटिंग मैनर में आपका आयनाइजेशन एनर्जी वेरी कर रहा है, ठीक है। ऐसा क्यों हो रहा है, जब आप बोरॉन से, आपको पता है बोरॉन का साइज बहुत छोटा होता है, ठीक है, तो ऑब्वियसली इसका एक्सपेक्टेड है कि इसका आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होगा। सो जब आप बोरॉन से एल्यूमिनियम की तरफ जाते हैं तो आपका साइज इंक्रीज करता है, ठीक है। जब साइज इंक्रीज करता है तो आयनाइजेशन एनर्जी आपकी डिक्रीज करती है।
जब आप एल्यूमिनियम से गैलियम की तरफ आ रहे हैं तो इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को आप देखेंगे तो यहाँ पे डी इलेक्ट्रॉन्स फिल हो रहे हैं, ठीक है। डी इलेक्ट्रॉन्स इतने ज्यादा स्क्रीनिंग नहीं कर पाते एज कंपेयर टू एस और पी इलेक्ट्रॉन्स। ये ज्यादा इफेक्टिव होते हैं न्यूक्लियर चार्ज को स्क्रीन करने के लिए, ठीक है। आपके डी और एफ इलेक्ट्रॉन्स इतने इफेक्टिव नहीं होते, ठीक है, क्योंकि आपके डी इलेक्ट्रॉन्स यहाँ बढ़ रहे हैं और चूंकि साइज आपका बढ़ रहा है तो ये थोड़ा सा आपका स्लाइट इंक्रीज यहाँ पे देखने को मिलता है ड्यू टू इनइफेक्टिव शील्डिंग और ड्यू टू डी इलेक्ट्रॉन्स। शील्ड तो कर रहे हैं ये, लेकिन क्योंकि ज्यादा इफेक्टिव शील्डिंग नहीं कर पा रहे हैं, ठीक, और साइज बढ़ रहा है इसका थोड़ा सा, तो इसकी वजह से स्लाइट इंक्रीज आपको देखने को मिलेगा। बहुत ज्यादा इंक्रीज भी नहीं है लेकिन डिक्रीज भी नहीं है, ठीक है। अगेन जब आप गैलियम से इंडियम की तरफ आते हैं तो साइज एप्रिशिएबल इंक्रीज होता है, तो आपको आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती हुई नजर आ रही है। लेकिन जब आप इंडियम से और थैलियम की तरफ जाते हैं तो यहाँ पे थैलियम में ऑलरेडी 14 एफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है। ये एफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ये हाईली इनइफेक्टिव होते हैं स्क्रीनिंग करने के लिए, क्योंकि इनका साइज बहुत ही, शेप जो होता है इनका बहुत डिफ्यूज होता है, ठीक है। और जो इंक्रीज है साइज में वो ज्यादा नहीं होता, बहुत मार्जिनल इंक्रीज होता है साइज में। और एफ इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से, इनइफेक्टिव शील्डिंग होने की वजह से न्यूक्लियर चार्ज का इफेक्ट बहुत स्ट्रांग होता है। इसकी वजह से आपका ये आयनाइजेशन एनर्जी जब आप इंडियम से थैलियम की तरफ जाएंगे तो इंक्रीज होगा, ठीक है, ओके। यस मैम। इसी तरीके से अगर आप ग्रुप 14 में देखेंगे तो भी आपको यही ट्रेंड इस तरीके का नजर आएगा। ग्रुप 14 इज योर कार्बन ग्रुप, ठीक है। जब कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, ठीक है। तो कार्बन से टिन की तरफ जब जाएंगे तो योर आयनाइजेशन एनर्जी विल डिक्रीज, लेकिन बहुत ज्यादा डिक्रीज नहीं होता, बहुत कम डिक्रीज होता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डी इलेक्ट्रॉन्स भी इन्वॉल्व होते हैं और साइज का भी इफेक्ट आता है, तो डिक्रीज तो करेगा लेकिन बहुत ज्यादा डिक्रीज नहीं होता, ग्रेजुअली डिक्रीज होता है। लेकिन जब आप टिन से लेड की तरफ जाएंगे तो आपको आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती हुई नजर आएगी, ठीक है, बिकॉज ऑफ द इन्वॉल्वमेंट ऑफ अगेन एफ इलेक्ट्रॉन्स। जहां भी एफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होंगे, ठीक है, शील्डिंग इनइफेक्टिव होगी और न्यूक्लियर चार्ज का इफेक्ट बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए आपकी आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करती है, ठीक है, ओके। यस मैम। अगर आप ट्रांजिशन एलिमेंट्स को देखेंगे तो अगर आप 3D सीरीज, 4D सीरीज और 5D सीरीज एलिमेंट्स को देखेंगे, ठीक है, तो जब आप 3D सीरीज से 4D सीरीज की तरफ आएंगे सो योर आयनाइजेशन एनर्जी विल इट विल डिक्रीज एज एक्सपेक्टेड, ठीक है, व्हेन यू मूव फ्रॉम 3D सीरीज एलिमेंट टू 4D सीरीज। ग्रुप की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। चलो एग्जांपल से बताती हूँ। स्कैंडियम के अलावा स्कैंडियम, यूट्रियम और लैंथेनम का अगर आपको ग्रुप दिया हुआ है और पूछ रहा है आयनाइजेशन एनर्जी कैसे वेरी करती है, तो इट विल डिक्रीज एज फॉर द ग्रुप। आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है क्योंकि साइज इसका बढ़ता है, ठीक है। लेकिन इस ग्रुप के अलावा अगर किसी और ग्रुप को उन्होंने मेंशन किया है, जैसे कि अगर आप टाइटेनियम का ग्रुप मेंशन किया है, टाइटेनियम, जिरकोनियम और हेफनियम, ठीक है, लैंथेनम और हेफनियम के बीच में ऑलरेडी याद रखिएगा 14 एफ एलिमेंट्स आ जाते हैं, लैंथेनाइड्स आ जाते हैं, ठीक है। तो अब अगर आपको ये ग्रुप अब दिया गया है, इसकी सब्सिक्वेंट कोई भी ग्रुप दिया गया है, तो आप देखेंगे टाइटेनियम से जिरकोनियम की तरफ जाएंगे तो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होगी एज एक्सपेक्टेड। लेकिन जब आप जिरकोनियम से हेफनियम की तरफ आएंगे सो योर आयनाइजेशन एनर्जी विल इंक्रीज, ठीक है। और यही ट्रेंड सारे ग्रुप्स में आपको नजर आएगा ट्रांजिशन ब्लॉक में, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपके 14 एफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं, जिसकी वजह से लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन की वजह से साइज तो बराबर हो गया दोनों का, ठीक है, साइज तो बढ़ा, चार्ज बढ़ गया, चार्ज बढ़ गया है 14 एफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। चार्ज तो बढ़ा, लेकिन चार्ज बढ़ने का ये है इफेक्ट क्योंकि साइज इसका स्क्रीनिंग कर पा है, तो 14 इलेक्ट्रॉन्स भर चुके हैं, लेकिन ये स्क्रीनिंग नहीं कर पा रहे हैं आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन की, इनका शेप बहुत डिफ्यूज होता है,
ठीक है, चार्ज तो इस पे भी बढ़ता है व्हेन यू मूव डाउन, लेकिन ये स्क्रीन हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपके 14f इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से, f ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जाने की वजह से, और क्योंकि f ऑर्बिटल्स का जो शेप होता है वो बहुत डिफ्यूज होता है, तो वो शील्ड नहीं कर पाते आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन को, तो हर न्यूक्लियर चार्ज, और न्यूक्लियर चार्ज अच्छा खासा बढ़ जाता है क्योंकि 14 इलेक्ट्रॉन्स का न्यूक्लियर चार्ज है, इसकी वजह से आपका आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगा, ठीक है, क्योंकि साइज में कोई फर्क नहीं आ रहा, साइज ऑलमोस्ट बराबर है, ठीक है। तो 3D सीरीज से 4D सीरीज की तरफ आएंगे आप ग्रुप में, तो आपका आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होगी एज एक्सपेक्टेड। जब 4D सीरीज से 5D सीरीज में जाएंगे तो आयनाइजेशन एनर्जी विल इंक्रीज, ठीक है। Yes, ma'am. अब आपका आता है सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी। यानी आपने अगर आयनाइजेशन एनर्जी 1 आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी 2, आयनाइजेशन एनर्जी 3, इस तरीके से लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट का मतलब आपका सबसे आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन निकल गया, आयनाइजेशन एनर्जी 2 का मतलब आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन निकल चुका है, दूसरे इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, जैसे मैं नाइट्रोजन के केस में अगर आपको बताऊं, दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो अगर आपको कंपेयर करने को दे रहे हैं, आयनाइजेशन एनर्जी 1 कह रहे हैं, ठीक है, तो यानी यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, अब आपका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, 1s2 2s2 2p2, ठीक है। और अगर आयनाइजेशन एनर्जी 2 की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है, इसकी बात कर रहे हैं, इस स्टेट में, अब इस स्टेट से आपको इलेक्ट्रॉन निकालना है, एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका, अब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना है आपको, यानी इस कॉन्फ़िगरेशन से अब आपको इलेक्ट्रॉन निकालना है, ठीक है। आयनाइजेशन एनर्जी 3 की बात हो रही है, तो यानी इस स्टेट से अब आपको इलेक्ट्रॉन निकालना है, 2 इलेक्ट्रॉन निकल चुके, अब तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने की बात है, ये बात समझ में आई आपको? 1, 2 और 3 समझ में आया या और फर्दर सब्सिक्वेंट? मैम ऑक्सीडेशन, मैम स्टेट्स है ना उसकी, मैम हाँ नाइट्रोजन बेटा, की, क्या चीज? नाइट्रोजन की मैम, मैम नाइट्रोजन की स्टेट्स है ना वो अलग अलग इलेक्ट्रॉन रिमूव होने के बाद। हाँ, ये इलेक्ट्रॉन रिमूव होने के बाद इसकी स्टेट आएंगी, अब आपको इलेक्ट्रॉन जहां इस स्टेट से निकालना होगा, इससे नहीं निकालेंगे, अब आयनाइजेशन एनर्जी 1 था तो सब सबसे ओरिजिनल से निकालना है, ठीक है। आयनाइजेशन एनर्जी 2 का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका, अब इसमें से निकालना है। आयनाइजेशन 3 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकल चुके, यानी 2 इलेक्ट्रॉन निकल चुके, अब इसमें से निकालना है, इस वाले स्टेट से। ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ, ये बात समझ में आई आपको? यस मैम। ठीक है। वेरी कैसे करेगा? It will increase your ionization energy 2 will always be greater than your ionization energy 1, which will be much greater than ionization energy 3 and so on, और ज्यादा अगर बढ़ाएंगे तो और ज्यादा होगी, ठीक है। ऐसा क्यों होगा? मैम क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज तो उतना ही है, मैम डेवलप होगी इसलिए। मैम न्यूक्लियस में तो उतना ही चार्ज है, इलेक्ट्रॉन निकलना है तो वो निकलने में पड़ता है। न्यूक्लियर चार्ज तो आपका सेम है, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम होते जा रहे हैं, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पर इलेक्ट्रॉन बढ़ता चला जा रहा है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है आपको एनर्जी ज्यादा देनी है इसको, इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए, ठीक है। ओके, Yes, यस ma'am. चलो, now they are asking you to compare second ionization energy, ठीक है, between lithium and beryllium, boron and carbon, and oxygen and fluorine. सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी कंपेयर करनी है आपको इन लोगों की, ठीक है। तो लिथियम, बेरिलियम, तो लिथियम का क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है? 1s2 2s1, ठीक है। बेरिलियम का क्या है? 1s2 2s2। बात किसकी कर रहे हैं? कंपेयर किसको करना है आपको? आयनाइजेशन एनर्जी 2 को, यानी स्टेट को नहीं कंपेयर करना है आपको,
आयनाइजेशन एनर्जी 2 का मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गई। अब ये कंपेयर करना है आपको आयनाइजेशन एनर्जी डिसाइड करनी है, ठीक है। तो क्या होगा आपके अकॉर्डिंग, आयनाइजेशन एनर्जी 2 किसकी ज्यादा होगी? लिथियम की ज्यादा होगी। लिथियम की ज्यादा होगी मैम बेरिलियम से। हाँ, लिथियम की ज्यादा, क्योंकि यहाँ पे आपको 1s से इलेक्ट्रॉन निकालना है और यहाँ आपको फुलफिल्ड 1s से निकालना है, यहाँ 2s से निकालना है सिंगली फिल्ड, तो यहाँ पे लिथियम की ज्यादा होगी, ठीक है। बोरॉन और कार्बन के केस में बोरान की ज्यादा होगी कार्बन से। दैट्स राइट। ये है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सेकेंड आयनाइजेशन की बात हो रही है, यानी एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका, इस स्टेट से अब इलेक्ट्रॉन को निकालना है। ये सेकेंड इलेक्ट्रॉन ये निकलेगा, ये वाला और ये वाला, ठीक है। तो जाहिर सी बात है आपको यहाँ पे क्यू पे 2s से निकालना है और यहाँ p से इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो बोरॉन की ज्यादा होगी कार्बन से, ठीक है। ऑक्सीजन के केस में क्या होगा? ऑक्सीजन का ज्यादा होगा। ऑक्सीजन की ज्यादा होगी फ्लोरीन से। ऑक्सीजन की ज्यादा होगी। ठीक है। और अगर हम थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी की बात करते हैं, क्लोरीन का ज्यादा होता है ऑक्सीजन। तब मैम फ्लोरीन का ज्यादा होगा, हाफ फिल्ड हो जाएगा, या फ्लोरीन का ज्यादा होगा, ठीक है। याद रख, आप समझ में आ गई बात, कौन सी आयनाइजेशन एनर्जी की बात हो रही है, उतने इलेक्ट्रॉन्स आप निकालिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखिए और फिर डिसाइड करिए कि आयनाइजेशन एनर्जी कैसी होगी, ठीक है। अगर 3 की बात कर रहा है तो पहले 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिए और देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आ रहा है, इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल से कहाँ से निकल रहा है, फिर आप उसके बेसिस पे आराम से प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी कैसी होगी। गॉट द पॉइंट? यस मैम। यस मैम। अगर अब आपको आयनाइजेशन एनर्जी कंपेयर करने को दी गई आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज की, किस बेस कैसे आप कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो आपको पता है साइज, ठीक है, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। आयनाइजेशन एनर्जी is also inversely proportional to the size, ठीक। तो दोनों को अगर आप देख लेंगे तो आप देखेंगे आयनाइजेशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में इलेक्ट्रॉन्स तो सेम होते हैं, चार्ज डिफरेंट होता है, तो उनका आप चार्ज देखिए आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज का, जिसका चार्ज ज्यादा होगा उसकी आयनाइजेशन एनर्जी भी ज्यादा होगी, ठीक है। यस मैम। ओके, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज को याद रखिए, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज का चार्ज पे डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज। जितना न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है बस आप आयनाइजेशन एनर्जी उसकी ज्यादा होगी, ठीक है। यस मैम। मैम मैम चार्ज नेगेटिव होगा तो भी नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन निकालते ही नहीं। आइसोलेटेड गैसियस एटम की बात हो रही है, आयनाइजेशन एनर्जी आइसोलेटेड गैसियस एटम से ही निकालते हैं बेटा। मैम आप एक्सप्लेन कर दीजिएगा एक बार इससे दोबारा से आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के लिए। आपको पता है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में, ठीक है, चार्ज वेरी करता है, इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, ठीक है, न्यूक्लियर चार्ज वेरी करता है, ठीक है। आपने कहा था कि जितना न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा साइज उतना कम होगा, ठीक है। आपको पता है कि आयनाइजेशन एनर्जी, ये न्यूक्लियर चार्ज की बात हो रही है, ठीक है। मैम न्यूक्लियर चार्ज को एक्सप्लेन कर दीजिए, बस थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए, वो थोड़ा कंफ्यूजन है, वो क्लियर हो जाएगा। न्यूक्लियर चार्ज इसका इफेक्टिव ये जेड एटॉमिक नंबर देखो उसका, वही न्यूक्लियर चार्ज है उसका, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स,
ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ही डिटरमाइन करते हैं उसका न्यूक्लियर चार्ज। व्हेन आई एम सेइंग न्यूक्लियर चार्ज, आपको उसका एटॉमिक नंबर देखना होगा। जितना एटॉमिक नंबर ज्यादा है, इसका मतलब उसका न्यूक्लियर चार्ज भी ज्यादा है। ठीक है, क्योंकि प्रोटॉन्स ही पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, वही रिस्पॉन्सिबल होते हैं न्यूक्लियर चार्ज के। न्यूक्लियस के चार्ज का जो पॉजिटिव चार्ज है वो प्रोटॉन्स की वजह से है। ठीक है, प्रोटॉन्स कौन डिटरमाइन, कैसे आप अंदाजा लगाते हैं? उसका एटॉमिक नंबर देख के, उस एलिमेंट का। जितना एटॉमिक नंबर ज्यादा है उसका न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, पॉजिटिव चार्ज उस पर ज्यादा है। तो जितना ज्यादा एटॉमिक नंबर होगा उस पर्टिकुलर एलिमेंट का, ठीक, आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज का, उतना ही न्यूक्लियर चार्ज उसका ज्यादा होगा। जितना न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा, साइज उतना ही छोटा होगा। ठीक है, और जितना न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, साइज छोटा है, तो आपकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी। मैम कोई एग्जांपल दीजिए मैम इसमें। ये है आपकी आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। ठीक है, all of them has got 18 electrons। ठीक है, लेकिन आपका जो एटॉमिक नंबर है, इट इज इंक्रीजिंग फ्रॉम सल्फर टू कैल्शियम। ठीक है, तो आपका आयनाइजेशन एनर्जी कैसे वेरी करेगी? सबसे कम सल्फर की, सल्फाइड की, फिर क्लोराइड की, पोटेशियम की और कैल्शियम की। ठीक है, यहाँ पे सल्फर का सल्फर का 16 है आपका। ठीक है, क्लोराइड 17 है। ठीक है, पोटेशियम आपका है 19, कैल्शियम है आपका 20। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आपके 18 है। जब आप देख रहे हैं न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है या एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन्स आपके सेम है सारे, तो इसका आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ रहा है, साइज क्योंकि छोटा हो रहा है आपका। ठीक है, ओके। यस मैम, ओके। Now there is another property which I am going to discuss today। खत्म कर दूंगी आज। ये है आपकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। आयनाइजेशन एनर्जी क्या थी? उतनी जितनी एनर्जी आपको रिक्वायर्ड है कि आप लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन को आइसोलेटेड गैसियस एटम, याद रखिएगा आइसोलेटेड गैसियस एटम जरूरी है। ये प्रॉपर्टी आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी दोनों ही आइसोलेटेड गैसियस एटम की प्रॉपर्टी है। ठीक है, बॉन्डेड एटम की प्रॉपर्टी नहीं है ये। ठीक है, आइसोलेटेड गैसियस एटम की प्रॉपर्टीज है ये तो। ठीक है, तो जितनी एनर्जी आपको चाहिए इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, उसे आप आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। ठीक है, और अगर आपको इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं किसी आइसोलेटेड गैसियस एटम में, ठीक है, और उसको एनाइन में आप कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो दिस इज योर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, तो वहां पहले में तो आपको एनर्जी चाहिए थी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिलीज होती है। एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, जब आप आइसोलेटेड गैसियस एटम को एनाइन में चेंज करते हैं, ठीक है, तो एनर्जी रिलीज होती है। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आपकी, अगर एफिनिटी इसकी ज्यादा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की, तो उसको कहते हैं पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है उसकी। और अगर वो रिलेक्टेंट है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के लिए, तो उसको आप कहते हैं इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नेगेटिव है। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे इस कंडीशन में आ गया और अब मैं फिर इसमें एक इलेक्ट्रॉन डालने की कोशिश करूँ, यानी ये तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 1 थी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 2। ठीक है, तो यहाँ पे फिर अब आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। अब यहाँ एनर्जी रिलीज नहीं होगी। तो पहले वाले केस में तो नेगेटिव में आपकी एनर्जी आएगी, तो दूसरे वाले केस में आपकी पॉजिटिव वैल्यू आएगी एनर्जी की, क्योंकि यहाँ एनर्जी अब आप दे रहे हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 2, 3 एंड सब्सिक्वेंट, यहाँ एनर्जी आपको देनी पड़ेगी, यहाँ एनर्जी रिलीज नहीं होगी। मैम सेकंड वाले में एनर्जी क्यों देनी पड़ रही है? बेटा आप ऑलरेडी नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज है ये, और आप इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिवली चार्ज है उसमें इसको ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं, दोनों के बीच में रिपल्शन होगा सेम चार्ज की वजह से। ठीक है,
एक्सेप्ट नहीं करेगा आसानी से, आपको एनर्जी को फोर्स करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन देना, आपको एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, क्योंकि आप सेम चार्ज की, ये रिपल्शन होगा यहाँ पे, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, यानी इसके पास एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी है, आप इलेक्ट्रॉन और घुसेड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ये आसानी से जाएगा नहीं, आपको एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए आपको फोर्स करना पड़ेगा इसको, ठीक है। यहाँ तो आपने दे दिया क्योंकि ये तो न्यूट्रल था, इसने एक्सेप्ट कर लिया, वो डिपेंड करेगा, उसके फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा कितनी आसानी से एक्सेप्ट करेगा, तो ये चेंज हो गया नेगेटिव में, तो यहाँ पे एनर्जी रिलीज हुई। लेकिन जब ये अब ये इस स्टेट में आ गया है, नेगेटिव स्टेट में, ठीक है, और फिर आप इलेक्ट्रॉन डालने की कोशिश करेंगे, तो देयर विल बी रिपल्शन बिटवीन दीज टू, दिस नेगेटिव चार्ज एंड दिस इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर एनर्जी आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी, एनर्जी रिलीज नहीं होगी, समझे? यस मैम। ठीक है, तो जो फैक्टर्स आपके आयनाइजेशन एनर्जी को इफेक्ट कर रहे थे, वो फैक्टर्स आपके इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को भी इफेक्ट करेंगे। मैम डिफरेंस क्या है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में? आयनाइजेशन एनर्जी है जब आप आइसोलेटेड ऐसे गैसियस एटम में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है जब आप आइसोलेटेड गैसियस एटम में इलेक्ट्रॉन को डालते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन डाल रहे हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिमूव करके आप इसको पॉजिटिव स्पीशीज में कन्वर्ट कर रहे हैं, यहाँ इलेक्ट्रॉन डाल के आप इसको नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज में कन्वर्ट कर रहे हैं। मैम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मैम? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बेटा वो है जब ऑलरेडी जब इलेक्ट्रॉन आ गया फिर आप इलेक्ट्रॉन डालते हैं, उसको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहते हैं। बेसिकली इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को भी यही कहते हैं, जब इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी डाल के फिर उसकी देखें, लेकिन कुछ बुक्स में उन्होंने डाला है कि एक्सेप्ट करने की उसकी टेंडेंसी आइसोलेटेड गैसियस एटम की, जिसको इलेक्ट्रॉन आपका एफिनिटी कहते हैं। कुछ बुक्स दोनों को सेम ही मानते हैं, ठीक है, डिपेंड करता है आप कौन सा बुक कंसल्ट कर रहे हैं। कई बुक्स में आप ये भी देखेंगे कि दे आर कंसिडरिंग दिस व्हेन ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन आ चुका है, अब इलेक्ट्रॉन अगर आप डाल रहे हैं तो दैट इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है। आइसोलेटेड गैसेस बात नहीं करते, वो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन एक आ चुका, अब दूसरा इलेक्ट्रॉन डालने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर उसमें आप एनर्जी को डालते हैं, वो पॉजिटिव होती है, वैल्यू पॉजिटिव आएगी एनर्जी की, क्योंकि एनर्जी रिलीज नहीं होती उसमें। लेकिन कुछ बुक्स में जैसे ज्यादातर जो पुली शर्मा यहाँ पे कंसल्ट की जाती है, उसमें ये डेफिनेशन आपकी दी है आइसोलेटेड गैसियस एटम की, ठीक है। ओके ओके मैम। ज्यादातर जो सिंपल बुक्स हैं उसमें यही डेफिनेशन चलती है, when you are adding electron to an isolated gaseous atom. So जो एनर्जी रिलीज हो रही है, they are saying that it is electron affinity, ठीक है। How will the size determine electron affinity? स्लिप होगा। यानी अगर साइज ज्यादा होगा तो मैम तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होगी, जितना साइज छोटा होगा उतनी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात जब साइज छोटा होगा तो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन इनकमिंग इलेक्ट्रॉन के लिए और ज्यादा होगा एज कंपेयर टू दिस, ठीक है। इसका साइज बड़ा है तो इसके बीच में जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन के लिए इसका न्यूक्लियर चार्ज का अट्रैक्शन इतना ज्यादा नहीं होगा एज कंपेयर टू दिस एटम, इसका साइज छोटा है, ठीक है। तो ये आसानी से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, ये इसको इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने में इतनी आसानी से नहीं करेगा ये, ठीक है। ये ज्यादा इससे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और एनाइन में कन्वर्ट होगा, ठीक है। न्यूक्लियर चार्ज का क्या इफेक्ट आएगा? जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी आपकी, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का क्या इफेक्ट है? अगर आप एल्कलाइन ग्रुप एलिमेंट्स का, ठीक है, और आपके जैसे ग्रुप 2 और ग्रुप 12 को अगर आप देखें, ग्रुप 2 है आपके एल्कलाइन एलिमेंट्स, ठीक है, और ग्रुप 12 है आपके जिंक, कैडमियम और मरकरी। तो आप देखेंगे आप ग्रुप में, चलो पहले ट्रेंड बता देती हूँ मैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जैसे अगर आप ग्रुप 2 और ग्रुप 12 को डिटरमाइन कर रहे हैं तो इसका क्या कॉन्फ़िगरेशन है, 1s2 2s2, ठीक है। और इनमें आता है कि आप n-1d फिल्ड है, d10, ठीक है, n
S2, ठीक है। ये इन दोनों के जो है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑलमोस्ट जीरो होती है, ठीक है। ये आपके ऑलरेडी फिल्ड, उसमें आप इलेक्ट्रॉन डालने की कोशिश करें, इसकी टेंडेंसी होती नहीं एक्सेप्ट करने की इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और आप तब भी अगर इसमें बहुत कोशिश करके डालने की कोशिश करेंगे तो इसमें एनर्जी रिलीज नहीं होगी, आपको एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, ठीक है। उसी तरीके से नोबल गैसेस की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑलमोस्ट जीरो होती है, क्योंकि ये फुलफिल्ड होते हैं, इनमें भी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी नहीं होती, ठीक है। इसलिए अगर आप हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन का देखेंगे तो इनकी भी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑलमोस्ट जीरो होती है, स्टेबल होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी इनकी नहीं होती, ठीक है। यस मैम। अब आपका वेरिएशन ग्रुप में और पीरियड में कैसे होगा? पीरियड में कैसे एक्सपेक्ट करते हैं आप? इट विल इंक्रीज, बिकॉज साइज आपका छोटा होता है और आपकी साइज जो है बढ़ती है, सॉरी साइज घटती है और न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी आपकी बढ़ेगी, ठीक है। ओके, यस मैम। तो अगर Yes, आप ma'am. लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन का ट्रेंड अगर देखेंगे, ठीक है, तो एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं आप? इट शुड इंक्रीज, ठीक है, इंक्रीज करना चाहिए इसको, ठीक है। लेकिन आपका बेरिलियम का जो है लिथियम से कम होता है, ठीक है, और नाइट्रोजन का कार्बन से कम होता है, ठीक है। क्यों? यहाँ पे बेरिलियम में आपका कॉन्फ़िगरेशन ये है और नाइट्रोजन में आपका हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है, इसकी दोनों की इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी ऑलमोस्ट जीरो होती है, या इट विल बी लेस देन ग्रेटर देन जीरो, पॉजिटिव आएगी वैल्यू, आपको एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी अगर आपने फोर्स किया इलेक्ट्रॉन इसमें, क्योंकि ये इसकी टेंडेंसी नहीं एक्सेप्ट करने की, ठीक है। आगे समझ में? ओके, यस मैम। Yes, ma'am. Okay. यस मैम। what about group? What is the expected trend should be in the group? Decrease मैम। Decrease down the group. It should decrease when you move down the group because the size is increasing, ठीक है। साइज इंक्रीज हो रहा है तो एफिनिटी इलेक्ट्रॉन की उस पर्टिकुलर एटम के लिए जो है डिक्रीज करेगी, ठीक है। लेकिन जब अब हम ग्रुप देखते हैं अपना 6th और 7th ग्रुप के अगर एलिमेंट्स को देखें हम, यानी ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम एंड पोलियम, और यहाँ पर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो एक्सपेक्टेड ट्रेंड क्या है कि इट शुड डिक्रीज, यानी सल्फर का आपके ऑक्सीजन से एफिनिटी कम होनी चाहिए, ठीक है। उसी तरीके से क्लोरीन एफिनिटी क्लोरीन से ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। ये एक्सपेक्टेड ट्रेंड है आपका, ठीक है, ये एक्सपेक्ट करते हैं आप, लेकिन ये ट्रेंड नहीं होता। ट्रेंड आपका ये है, ये आपकी सल्फर की ऑक्सीजन से कहीं ज्यादा, फिर उसके बाद डिक्रीज होगी, ठीक है। उसी तरीके से फ्लोरीन, क्लोरीन की फ्लोरीन से कहीं ज्यादा, उसके बाद नीचे जाएंगे तो डिक्रीज होगी, ठीक है। ये ट्रेंड आप क्यों होता है? अगर पूछे आपके सारे पीरियोडिक टेबल में कौन से एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज्यादा है, देन दैट इज क्लोरीन, ठीक है। याद रखना, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पूछे तो क्लोरीन है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी पूछे तो फिर फ्लोरीन है, ठीक है। दोनों डिफरेंट हैं, अभी हम बता देंगे क्या डिफरेंस है। दोनों ही इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी दिखाते हैं, लेकिन तब भी डिफरेंस है, वो बाद में डिस्कस करूंगी जब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ाऊंगी तो नेगेटिविटी बढ़ाऊंगी, ठीक है। तो अगर आपसे पूछे कौन सा एलिमेंट है पूरे पीरियोडिक टेबल में जिसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज्यादा है, देन दैट इज फ्लोरीन, ठीक है। ये ट्रेंड आपको क्यों दिखता है? ऑक्सीजन का और फ्लोरीन का अपने नेक्स्ट एलिमेंट से कम क्यों है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी? इलेक्ट्रॉन रिपल्शन।
क्योंकि बेटा इन दोनों का साइज बहुत छोटा होता है। साइज छोटा है मैम, इलेक्ट्रॉनिक साइज छोटा होने की वजह से अगर आप इलेक्ट्रॉन डालने की कोशिश करेंगे स्मॉल ऑर्बिटल में जिसमें ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होता है, ठीक है। रिपल्शन होने की वजह से इसकी टेंडेंसी इन दोनों की टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। सब्सिक्वेंट एलिमेंट्स में फिर साइज बढ़ता चला जाएगा आपका, तो फिर आपकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी डिक्रीज होती जाएगी एज पर द ट्रेंड। लेकिन इन दोनों के केस में ऑक्सीजन की सल्फर से कम होगी और फ्लोरीन की क्लोरीन से कम होगी बिकॉज ऑफ द स्मॉल साइज ऑफ ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, ठीक है। आगे समझ में, ठीक है। अब मैं इंशाल्लाह सैटरडे में आपका मैं कंफर्म कर दूंगी कि मैं क्लास लूंगी कि नहीं। पहले मैं उनसे पूछ लेती हूँ कि अगर वो नहीं ले रहे होंगे क्लास